ये लगातार हमारे वहाँ के विधायक जी की भी और विधायक जी जो जनता की भावनाएं हैं वो पहुँचाने का काम कर रहे थे। तो भारतीय जनता पार्टी है जो कमिटमेंट पे काम करती है, जो कहते हैं वो करते हैं। और माननीय नायब जी ने स्वयं जाकर के कल हाँसी को जिला घोषित किया है। मैं माननीय मुख्यमंत्री का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ और हाँसी जो नया जिला बना है उन सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। बिल्कुल सर, इसके अलावा बात की जाए, हम विकास की गति की बात करते हैं और गति सड़क देती है। तो एक तरफ नितिन गडकरी जी लगातार दावा करते हैं कि देश में हमने जो जाल बिछाया है सड़कों का, क्या हरियाणा में भी राज्य स्तर पर जो कार्य चल रहे हैं, क्योंकि लगभग 30,000 किलोमीटर से ज़्यादा की जो सड़कें हमारे पास हैं, तो सर किस तरह से और ज़्यादा इनको विकसित किया जाए और तेज़, ये यूँ कहें कि फर्राटे भरती हुई गतियाँ गाड़ियाँ इस पर नज़र आए? बिल्कुल, देखिए हमारे आज ठीक कहा आपने, माननीय हमारे नितिन गडकरी जी जो नेशनल हाईवेज बनाने का काम किया, आज डबल इंजन की सरकार प्रदेश के अंदर है और उसका बहुत लाभ हमें मिला है कि आज हर एक ज़िला हमारा नेशनल हाईवे से जुड़ा हुआ है। और नेशनल हाईवे को और पीडब्ल्यूडी की मिला करके करें तो लगभग 50,000 किलोमीटर से ज़्यादा सड़कें हमारी है हरियाणा प्रदेश के अंदर। लेकिन जिन सड़कों का रखरखाव पीडब्ल्यूडी विभाग करता है, ऐसी सड़कें लगभग 30,700 किलोमीटर है जिसको हम रखरखाव करते हैं। और इस वर्ष हमने, क्योंकि कुछ जगह पे सड़कों की हालत थोड़ी ठीक नहीं थी, इसलिए इस 30,700 में से लगभग 16,000 किलोमीटर सड़कें हमारी जो है डीएलपी पीरियड के अंदर थी। इसलिए हमने उन्हीं जो एजेंसीज थी उनसे ही उस पर कहीं कोई पैच वर्क की और की ज़रूरत थी तो वो करवाने का काम किया। सारी एजेंसीज ने कार्य किया। 127 किलोमीटर की जो सड़कें थी जिन एजेंसियों ने बनाई थी उन्होंने कार्य नहीं किया, उनकी हमने बैंक गारंटी कैश करवा करके डिपार्टमेंट की तरफ से उन पर कार्य करवाया है। और लगभग 6,500 किलोमीटर सड़कें जो है उस पर हमारा जो नई सड़कों का कार्य हमारा जो है पहले ही चल रहा था, जो नई बनने लग रही थी, जो कारपेट, नई का मतलब जो हम कारपेट जिसको हम करते हैं। और 5,000 किलोमीटर सड़कें ऐसी थी जो बिल्कुल ठीक ठाक थी, जिसके ऊपर कोई से करने की ज़रूरत नहीं थी। और हमारा जो टारगेट जो था वो लगभग 5,000 किलोमीटर का ऐसा था जो हमें और नया कारपेट जो है वो करना था, बल्कि वो फिर बढ़ करके कुछ ज़्यादा भी हो गया। तो उसको हमने इस वर्ष के अंदर भाई नया कारपेट हम उनको कर दें ताकि कोई दिक्कत परेशानी सड़कों को लेकर के हरियाणा प्रदेश के अंदर ना हो। माननीय सीएम साहब ने स्वयं हिसार में जाकर के 21 सितंबर को जो वहीं से हिसार से ही नए कारपेट करने की शुरुआत करने का काम किया, जिसमें टोटल सड़कें जो है वो पीडब्ल्यूडी की भी और एचएसआईवीपी की भी और इसकी एचएसआईडीसी की, मार्केटिंग बोर्ड की और हमारे जिला परिषद की, सारे मिलाकर के ऐसी सड़कें 9,410 किलोमीटर थी, जिसपे 4,827 करोड़ रुपए खर्च आने थे, जिसपे उसकी शुरुआत करने का काम किया, जिसमें 6,179 किलोमीटर की सड़कें पीडब्ल्यूडी की थी, जिसपे अब गति से काम जो है वो लगातार चल रहा है। मैं मान करके चलता हूँ कि हम लगभग 50% काम में भी इस 31 दिसंबर तक हमारा पूरा हो जाएगा जो चल रहा है, और इसी फाइनेंशियल ईयर के अंदर हम उसको कंप्लीट करने का काम जो कर देंगे। जी सर, बातचीत का सिलसिला शुरू करेंगे, पर इसी बीच हमारे बीच में पूर्व स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता जी भी पहुंच गए हैं। मैं सभी से गुजारिश करूंगी जोरदार तालियों के साथ स्वागत किया जाए। सर, मेरा सवाल आपसे रहने वाला है, केंद्र में भी आपकी सरकार है, प्रदेश में भी आपकी सरकार है। जिस तरीके से विपक्ष लगातार आरोप लगाता है और अभी फिलहाल विधानसभा सत्र भी शुरू होने जा रहा है और विपक्ष की तरफ से साफ तौर पर कहा गया है अविश्वास प्रस्ताव वो पेश करेंगे, उसको लेकर आपका क्या कहना है? मैं चाहूंगी आप इसी मंच पर विपक्ष को जवाब दें। देखिए ये प्रजातंत्र है, प्रजातंत्र के अंदर विपक्ष की जहां तक बात करें, मैं समझता हूं कि विपक्ष खुद जो है जनता का विश्वास खो चुका है। जो कांग्रेस पार्टी इस प्रदेश के अंदर भी देश के अंदर भी लंबे समय तक जिसने राज करने का काम किया,
और जो उन्होंने कहा उस पर खरी नहीं उतरी। इसलिए आज वो लोग, चाहे वो किसान है, चाहे मजदूर है, चाहे एससी है, चाहे बीसी है, चाहे व्यापारी है, वो सारे के सारे भारतीय जनता पार्टी के साथ है। और उसी का कारण है कि आज केंद्र के अंदर भी, प्रदेश के अंदर भी लगातार तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है। और मैं कहूँगा कि आप कल से सेशन शुरू होगा, कांग्रेस के साथियों से भी, आपके चैनल के माध्यम से भी मैं गुजारिश करूँगा, प्रजातंत्र है, प्रजातंत्र के अंदर पक्ष और विपक्ष दोनों ही महत्वपूर्ण होते हैं। जहाँ सरकार कार्य करती है उसमें कोई कमियां की उजागर करने का काम जो विपक्ष करता है एक सकारात्मक तरीके से, क्योंकि प्रजातंत्र के अंदर अगर कोई सरकार अच्छा काम करती है उसकी प्रेज विपक्ष को भी करनी चाहिए, मैं जहाँ तक समझता हूँ। और जो अगर कोई कमी हो तो उसको उजागर करना चाहिए। लेकिन आज दुर्भाग्य है इस प्रदेश का और देश का कि विपक्ष जो है केवल और केवल विरोध करता है। कोई अच्छा काम करे तो भी उसका विरोध करने का काम करता है और इसीलिए उनका ग्राफ निरंतर नीचे जाता जा रहा है। मैं कहूँगा उनसे कि अच्छे तथ्यों के साथ सकारात्मक चर्चा करने का काम करें, मुद्दों पे चर्चा करने का काम करें, हर एक बात का जवाब सरकार की तरफ से दिया जाएगा। गंगोई साहब, प्रियंका गांधी एक मंच से कहती हैं कि प्रदूषित दिल्ली में आपका स्वागत है। आप दावा करते हैं और शायद ये पंक्तियां बिल्कुल सटीक बैठती हैं, बहुत शोर सुनते थे पहलुओं में लेकिन चीरा तो कतरा खून ना निकला। आप कहते हैं हमने धरातल पर ये किया, और आप ही के एक मंत्री ये कहते हैं कि मैं गुरुग्राम में रह रहा हूं तो मेरी 10 साल उम्र कम हो गई। तो धरातल पर काम कहाँ हुआ? कैसे प्रदूषण को आप दूर करेंगे? इतनी बड़ी समस्या है कि लगातार केंद्र से लेकर यूं कहें कि राज्य स्तर पर भी ये मुद्दे उठते हुए नजर आते हैं। देखिए, ठीक बात है आपकी कि आज प्रदूषण जो है वो एक चिंता का विषय है और उसके ऊपर लगातार सरकार है वो कार्य कर रही है। और चाहे वो हमारे जो डीजल की गाड़ियां हैं उस पर 10 साल के बाद बैन लगाने की बात हो, चाहे पौधे लगाने की बात हो, चाहे जो भी इंडस्ट्रीज़ लगी है उसके ऊपर जो हमारा पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है उसके ऊपर जो अनेक तरीके के उपकरण लगाए जाते हैं जिससे उस मापदंड के हिसाब से वो इंडस्ट्री चले ताकि जो ज़्यादा प्रदूषण ना हो। हमने किसानों से भी अपील करके किसानों को ये कह करके कि भी आप पराली ना जलाएं और उसके लिए उनको अलग से एक अमाउंट उपलब्ध कराने का काम किया कि जो किसान पराली नहीं जलाता है उसको जहां मशीनें उपलब्ध कराने का काम करते हैं वहीं उनको 1200 रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से सरकार की तरफ से दिया जाता है ताकि प्रदूषण जो है ना फैले। अनेक कदम हमने उठाने का काम किया है। लेकिन जैसे आपने कहा कि धरातल पे काम, धरातल के काम के पैमाना क्या है? पैमाना ये है कि प्रजातंत्र है और प्रजातंत्र के अंदर लोग तय करते हैं कि आपने काम किया है ना नहीं किया है, आपने जनता की अपेक्षाओं पे खरे उतरे हैं या नहीं उतरे हैं। और पैमाना आपके सामने है कि लगातार केंद्र के अंदर भी लगातार तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और हरियाणा के अंदर भी लगातार तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। और हरियाणा के अंदर सरकार बनने के बाद में आपने देखा, चाहे वो महाराष्ट्र की बात हो, चाहे वो दिल्ली की बात हो, पूर्ण बहुमत की बनी, और बिहार के अंदर तो सुपड़ाई साफ करने का काम विरोधियों का किया है। ये पैमाना है, ये सर्टिफिकेट है भारत देश के जनता के द्वारा दिया गया कि आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की अगुवाई के अंदर अच्छे काम हो रहे हैं। सर आपने कहा कि जो है लगातार बीजेपी की सरकार बन रही है, वो हम देख भी रहे हैं, पर बात हम विपक्ष की करें तो विपक्ष कह रहा है कि चोरी की सरकार है और लगातार वोट चोरी का मुद्दा उठाया जा रहा है। बात मैं लोकसभा की करूं, ये राहुल गांधी लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं तो भी वोट चोरी का मुद्दा उठाया जा रहा है। और हर बार हमें देखने को मिल रहा है, यहाँ बात हम अभी हरियाणा की कर रहे हैं तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी हर एक बात पर यही कहते हैं कि प्रदेश में वोट चोरी हुई है। देखिए, इस देश के अंदर हर एक 18 साल का जो युवक होता है उसको वोट डालने का अधिकार है, उससे ऊपर के जितने भी होते हैं उनको वोट डालने का अधिकार है और वो अपने मत का अधिकार करके सरकार बनाने का काम करते हैं। वोट चोरी की जहाँ तक बात है, देखिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, वो एक इंडिपेंडेंट एजेंसी है। अपने तरीके से जो भी 18 साल का युवक युवती होते हैं उसके वोट बनाए जाते हैं, जो उस दुनिया से चला जाता है उसके वोट काटे जाते हैं। किसी ने आज पंचकुला रह रहा है, वो करनाल में रहने लग गया तो यहाँ से वोट काटे जाते हैं और नई जगह बनाए जाते हैं। और ये इसका एक प्रक्रिया है, इसका एक तरीका है और उस पर अगर किसी को ऐतराज़ हो तो अपना ऐतराज़ कर सकते हैं। लेकिन जहाँ तक कांग्रेस की बात है, जो वोट चोरी की बात करने का काम कर रहे हैं, बता रहे हैं, वोट तो चोरी हुए हैं उनके, लेकिन
वोट चोरी हुए उनके क्रियाकलापों से। जिस तरीके से हरियाणा प्रदेश के अंदर 10 साल तक कांग्रेस की सरकार थी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने से पहले उन 10 सालों में उन्होंने किसानों की ज़मीन सेज के नाम पे लूटने का काम किया। सेक्शन 4 और 6 के नोटिस दे करके उसके बाद में अपने बिल्डर्स भेज करके वो ज़मीन ले करके और फिर वो सेक्शन वापस ले लिए जाते थे। युवाओं की नौकरियां बेचने का काम किया। जो कमज़ोर वर्ग के लोग थे, लॉ एंड ऑर्डर की हालत ऐसी थी, उनको गांव से पलायन होकर के दूसरी जगह तक जाना पड़ा। इस तरह के हालात थे। आज वो लोग, चाहे किसान है, चाहे दलित है, चाहे बीसी है, चाहे युवा है, वो सारे के सारे जो ट्रांसपेरेंसी से कार्य करने वाली भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, उनके साथ आकर के खड़े होकर इनको वोट चोरी दिखाई देते हैं। उनको आत्ममंथन करना चाहिए कि वोट आपके गए कहाँ, क्यों गए, और वो इस तरीके का भ्रम में फैलाने वाली बात करते हैं। आज वो वोट चोरी की बात करते हैं। ठीक बिहार के चुनाव से एक दिन पहले ये इन्होंने शुरुआत करने का काम किया। ठीक लोकसभा के चुनाव से पहले भी इन्होंने इस तरीके का भ्रम फैलाने का काम किया था कि भारतीय जनता पार्टी की अगर सरकार आ गई तो वो संविधान की पत्रिका हाथ में लेकर के कि संविधान बदलने का काम करेंगे। इस तरीके का भ्रम फैलाने का काम करते हैं। जनता आज समझ गई है, इसलिए जनता का जितने ये झूठ बोलते हैं जिस स्पीड से, इतना ही ज़्यादा इनको दरकिनार करने का काम कर रही है। सर, ये तो कह रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन भी आपकी तरफ से जो है आपके साथ मिला हुआ है, ज्ञानेश कुमार आपके साथ मिले हुए हैं, इसलिए आसानी से वोट चोरी हो रही है। हम मुद्दे उठाते हैं तो जांच नहीं होती। विपक्ष खुलेआम ये बात कह रहा है। देखिए, जांच का भी एक तरीका है और वोट डालने का काम देश की, प्रदेश की जनता करती है। और अगर हम गाँव की बात करें तो एक भी वोट कोई अगर जो कोई फर्जी डालने का काम करता है, प्रयास करता है, तो वहाँ लड़ाई हो जाती है। अगर वोट इस तरीके से फर्जी डाले जा रहे थे, वो तो कहते हैं कि कौन आ गया पता नहीं, 122 वोट डाल गए, ये डाल गए। इनके एजेंट क्या कर रहे थे? क्या इनके पास एजेंट नहीं थे? अगर इनके पास एजेंट है ही नहीं, अगर इनका संगठन है ही नहीं, तो फिर ये चुनाव कैसे जीतेंगे? कैसे अपनी नीतियां लोगों को बताने का काम करेंगे? हम इसलिए ये कोई इस तरीके की बातें करके, सफेद बिल्कुल क्लियर झूठ बोल करके इस तरीके से चुनाव नहीं जीते जाते। आज जनता जो है अच्छी तरीके से जानती है, अपना हित देखने का काम करती है। आज जो पार्टी आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी जिस ट्रांसपेरेंसी से कार्य कर रही है और जिस तरीके से देश का गौरव विश्व पटल पे आदरणीय मोदी जी ने बढ़ाने का काम किया है, और जिस ट्रांसपेरेंसी के साथ जब से हरियाणा के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, आदरणीय मनोहर लाल जी ने इसकी शुरुआत करने का काम किया था कि युवाओं को मेरिट के आधार पर नौकरी देंगे। पूरा हरियाणा हमारा परिवार है, जो बच्चा पढ़ेगा वो आगे बढ़ेगा, और उसको आगे बढ़ाने का काम माननीय नायब सैनी जी कर रहे हैं। इसलिए आज लोग हमारे साथ हैं। मंत्री जी, आरोप प्रत्यारोप राजनीति का एक हिस्सा है, वो चलता रहेगा, लेकिन अब शीतकालीन सत्र शुरू हो रहा है, तो क्या जनता के लिए नया आ रहा है? क्या सौगात मिलने वाली है? किस तरह की और चीज़ें अब देखने को मिलेंगी अब जब शीतकालीन सत्र शुरू होगा? शीतकालीन सत्र आ रहा है। शीतकालीन सत्र के अंदर पक्ष विपक्ष द्वारा माननीय जो सदस्य होते हैं उनके द्वारा क्वेश्चन लगाए जाते हैं। सरकार पूरी तरीके से तैयार है उनके क्वेश्चन के जवाब देने का काम करेगी। और आज बीएससी की मीटिंग है, उसके अंदर डिसाइड होता है कि क्या क्या बिजनेस इसके अंदर आएगा, कितने दिन का सेशन फाइनली बीएससी की मीटिंग के अंदर डिसाइड होता है। वैसे तो 18, 19 और 20, 21 की छुट्टी है, 23 को फिर 22 को सेशन जो है फिर चलेगा। 3 दिन का टेंटेटिव रखा गया है। फाइनली आज वो बीएससी की मीटिंग के अंदर जो डिसाइड होगा, और बिजनेस भी वहीं से डिसाइड होता है भी क्या क्या बिजनेस इसके अंदर जो आएगा। इसके अलावा लगातार आप एक बात करते रहे कि आईआईटी आना चाहिए हिसार के अंदर, और गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी है कृषि की, तो क्या माने कि आईआईटी आने के बाद एक एजुकेशन हब के रूप में स्थापित हो पाएगा हिसार और हांसी? बिल्कुल निश्चित तौर पर। देखिए, अभी तो कोई का बड़ी बेबाकी से जवाब यहाँ पर दिया है रणवीर गंगवा जी ने, और ये जवाबदेही जनता के प्रति इस जनता के मंच पर बहुत ज्यादा जरूरी है। एक बार फिर से जोरदार तालियां, क्योंकि बेबाकी के साथ सवाल पूछे गए थे और उतनी ही गर्मजोशी के साथ यहां पर जवाब दिए रणवीर सिंह गंगवा जी ने। और अब इस बातचीत के सिलसिले को हम आगे बढ़ाएंगे, और जनता का ये मंच है, और ज्ञानचंद गुप्ता जी से मेरी एक गुजारिश है। ज्ञानचंद गुप्ता जी प्लीज स्टेज पर विराजमान हो जाइए, क्योंकि अब ये बातचीत का सिलसिला आपके साथ हम आगे बढ़ाने का काम करेंगे।
और मेरी सहयोगी प्रिया, प्लीज प्रिया मंच पर आ जाइए। और प्रिया और मैं इस बातचीत के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि